नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र। सबसे पहले हम ये जान लें कि भूगोल क्या है। भूगोल वह विषय है जिसमें पृथ्वी के तल पर पाए जाने वाले तत्वों या पक्षों का मानव के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। भूगोल की कुल 2 शाखाएं होती है। पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम पृथ्वी के भौतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, वहीं मानव भूगोल में हम मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। और जब ये क्रियाकलाप अर्थ कमाने के लिए किया जाता है तो इसे हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। अतः आर्थिक भूगोल जो है वो एक मानव भूगोल की शाखा है। आर्थिक भूगोल का अर्थ समझने के लिए अर्थशास्त्र और भूगोल यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। अर्थशास्त्र में हम मानवीय क्रियाकलापों को पढ़ते हैं, जबकि भूगोल में हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। अर्थात मानवीय क्रियाकलापों का पृथ्वी पर वितरण बताना ही आर्थिक भूगोल है। मनुष्य अर्थ या धन कमाने के लिए इस पृथ्वी के विभिन्न भागों पर जो भी क्रियाकलाप करता है उसे ही हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। अब आर्थिक भूगोल की अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनुसार परिभाषा दी है, जिसमें C.F. जोन्स के अनुसार आर्थिक भूगोल मानव के उत्पादन, उपयोग एवं वितरण तथा प्राकृतिक वातावरण के मध्य संबंध को बताता है। इसी तरह R.N. ब्राउन के अनुसार ये भूगोल का वह पक्ष है जिसमें मानव की आर्थिक क्रियाओं पर जीवित व अजीवित वातावरण के प्रभावों का अध्ययन करता है। R.E. मॉर्फी के अनुसार आर्थिक क्रियाओं के वितरण तथा प्राकृतिक परिस्थितियों का अध्ययन ही आर्थिक भूगोल है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्थिक भूगोल की प्रकृति। आर्थिक भूगोल में स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं विश्व स्तर की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है तथा यह अध्ययन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं, जैसे संसाधन भूगोल, जिसमें कौन कौन से संसाधन हैं ये पता लगाया जाता है। कृषि भूगोल, जिसमें किस किस प्रकार की कृषि की जाती है। परिवहन भूगोल, जिसमें परिवहन को पृथ्वी की स्थलीय दशा के अनुरूप किस तरह वितरित किया गया है। साथ ही पशु संसाधन और वन संसाधन में अंतर स्पष्ट करना ही आर्थिक भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट है आर्थिक भूगोल का क्षेत्र। आर्थिक भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत इसके अंतर्गत हम क्या क्या बिंदु सम्मिलित कर सकते हैं, तो कुल मिलाकर 3 बिंदु हैं जिसको हम क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मनुष्य और तीसरा है आर्थिक क्रियाएं। प्राकृतिक संसाधन आर्थिक भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अतः प्राकृतिक संसाधनों की अवस्थिति, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, जल स्रोत कैसे हैं, ये सभी तत्व जो हैं वो वहाँ के क्षेत्र के आर्थिक भूगोल को परिपक्व बनाते हैं। इसी तरह दूसरा बिंदु है मनुष्य। चूँकि आर्थिक भूगोल में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती है वह मानव द्वारा की जाती है, तो मनुष्य की जनसंख्या कितनी है, मनुष्य की जनसंख्या का वितरण क्या है, वहाँ का घनत्व कैसा है, वहाँ की जनसंख्या की शिक्षा कैसी है, शिक्षित लोग तकनीकी का कैसे उपयोग ले रहे हैं, और वहाँ की सांस्कृतिक विशेषता और सामाजिक विशेषता ही आर्थिक भूगोल को मजबूत बनाता है। इसी तरह तीसरा हमारा पॉइंट है आर्थिक क्रियाएं, जिसके अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन, उनका विनिमय, उनका वितरण करना, वहाँ उस क्षेत्र में कृषि कैसी है, उद्योग कैसे हैं, और विभिन्न सेवाएं जैसे शिक्षा और चिकित्सा, ये सभी सेवाएं भी आर्थिक भूगोल की तीसरे बिंदु आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल जो है वह मुख्य रूप से 5 सवालों का जवाब देता है, और वो है आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार की जाती है, पहला। दूसरा है आर्थिक क्रियाएं कहाँ की जाती है। तीसरा है आर्थिक क्रियाएं क्यों की जाती है। चौथा है आर्थिक क्रियाएं कब की जाती है।
और पांचवा है आर्थिक क्रियाएं कैसे की जाती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें इस पृथ्वी पर होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों जिसमें मानव अर्थ कमाता हो, उन क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है, उन्हें पढ़ा जाता है। यही आर्थिक भूगोल है। धन्यवाद विद्यार्थी।